ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये बस्ती हम सरे, ये गांव हम सरे, अपना बिना दान नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, तब मतलब एक ही जगह में पुलिस भी थी और नक्सली भी थे। अच्छा, एक ही गांव बच गया मैं अकेला, क्षेत्रीय था मैं। तो मेरे को एक जन को आके फिर मेरे को बंदूक वगैरह खींच के चिल्ड्रंस में ले जाके उसी पुलिस को बगल में ले जाके छुपा के मैं दूसरा दिन रात को नक्सलियों के पास पैसा और हथियार आने का सोर्सेस क्या श्रीलंका होता से कहाँ से वो तो बड़े। अच्छा, श्रीलंका से भी आते थे ना उस समय एलटीटी वाले का अच्छा संबंध, आतंकवादी लोग से भी कभी कभी संबंध। दुश्मनी कौन है? सरकार। मेरा दुश्मनी कौन है? सरकार। विचार तेरा अलग होगा, हम लेन देन में संबंध रखने से क्या, सरकार टैक्स लेती है तो हम लेने में कौन सा गलत? हम जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं नुकसान, लेकिन वास्तव में पार्टी को उसी समय हुआ, संगठन को वहीं से नुकसान। संगठन बड़े लोग बच जाते थे तो उनको पीछे पीछे फोर्स आ जाते थे, अरे ये कहीं तो जा रहा है, दलम होगा, दलम को बताने इसलिए जा रहा है। बच्चे लोग बच जाते तो इतना सीरियस नहीं लेते कि बंदूक से नक्सली मरेगा, नक्सलवाद नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं सामने एक आरडी टाइप का सोचता हूँ कि पश्चिम बंगाल, श्रीकाकुलम, तेलंगाना, अभी तेलंगाना खत्म हो गया, अपन छत्तीसगढ़ में चर्चा भी करेंगे ना। इनका विचारधारा उनका विचारधारा में अंतर है, तो समझौता नहीं होगा। लेकिन माओवाद बस्तर में पिछले 4 दशक से काबिज है और फिलहाल जो स्थिति बस्तर में बनी हुई है, माओवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे में लोगों के बीच कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों को ढूंढने आज हम पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। जिस तरह से सरकारें दावा कर रही हैं कि 2025 तक बस्तर के साथ पूरा देश नक्सल मुक्त होगा, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि नक्सलवाद आखिर कैसे बना था और कैसे अपनी जड़ें इन 4 दशकों में मजबूत की है। इसी पर चर्चा करने के लिए हम भूतपूर्व नक्सली जिन्होंने नक्सल संगठन छोड़ समाज की मुख्य धारा में आज जीवन यापन किया है, उनसे हम चर्चा करते हैं। ये केवल एक चेहरा नहीं बल्कि एक परछाई है उस विचारधारा की जिसे आज हम माओवाद या नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। इनका नाम है बदरन्ना और इन्होंने 13 साल अपने जीवन के नक्सल संगठन में गुजारे और आज आम लोगों के बीच आम जीवन बिता रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार दादा, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आप कैसे संगठन से जुड़े। सबसे पहले आप परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय बोलने से, मैं पढ़ाई के लिए पामेड़ में था, मैं जारपल्ली से पार्टी में शामिल हुआ था। 87 में नक्सल में ज्वाइनिंग किया था मैंने। मेरे को पार्टी से संपर्क कब से बोलने से, आंध्रा से जी। इन लोगों को 86-85 में आंध्रा से, उस समय छत्तीसगढ़ था जी, छत्तीसगढ़ में पार्टी को विस्तार करने के लिए उद्देश्य से इन लोग आने लगा था। ये आंध्रा वाले हैं, इनको लोकल भाषा नहीं जानते थे। हम लोग आंध्रा बॉर्डर रहने के तेलुगु से ज्यादा रिलेशन था, संबंध भी था, इसलिए क्या मेरे को पार्टी आंध्रा से रहते से मेरे को ज्यादा उनके साथ संपर्क था, विश्वास भी बढ़ गया था, इसलिए मैं 15 साल उम्र से पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ था। अच्छा। तो मैं लगभग 13 साल में काम किया था। शुरुआत में बासागुड़ा दलम में भर्ती हुआ, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ था कोंटा में। कोंटा में जाने के बाद मैं पार्टी मेंबरशिप, पहले दल सदस्य था, उसके बाद पार्टी मेंबरशिप दिया, उसके बाद स्क्वाड कमेटी नंबर दिया था, मैंने LOS बोलते अभी, उसमें लिए थे। उसके बाद किस नाम से जानते थे आप? बद्रन्ना का नाम से जानते हैं, मेरा असली नाम रामा है। अच्छा। तो पार्टी में जाने के बद्रन्ना का नाम से जानते हैं, आज भी कई लोग बद्रन्ना का नाम से जानते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि माओवाद संगठन में जाने के बाद कई नाम होते हैं, जैसे अभी बसव राजू के पता चला कि 13 नाम है जी। तो ये नाम क्या कोड होते थे या फिर कुछ और? ये नाम चेंज होने के कारण ये थे कि हम जिस क्षेत्र में ज्यादा रहते तो ज्यादा पुलिस को जानकारी मिल जाएगा, कहीं भी जाने से जल्दी फोर्स को मूवमेंट ज्यादा करेंगे, फलाना व्यक्ति आए तो उसको अटैक होने के लिए डर रहता है, इसलिए नाम चेंज करने से क्या पुलिस को थोड़ा कंफ्यूज करने होता है, अरे कौन है नया है इस टाइप का, इसलिए नाम चेंज किया जाता है। पार्टी में टोटल में कहीं भी रहे नाम चेंज होता है, एरिया जैसा चेंज होता है नाम चेंज हो जाती है, इसीलिए कभी कभी हमारा कैडर खुद भी पहचान नहीं पाते, दूसरा नाम बताते कि हम भी कंफ्यूज में पड़ जाते कि कौन है। मतलब कंफ्यूजन संगठन में भी होता है? कंफ्यूजन वो भी था। अभी देख, बसवराज बोलने से मैं जानते थे नहीं था, मैं गंगन्ना का नाम जानता था, क्योंकि दंडकारण्य में उसको गंगन्ना का नाम से मैं ज्यादा जानता हूँ। बसवराज बोलने से मैं भी सुन रहा हूँ, पहले नहीं सुनते थे। यही मेरा स्थिति। मैं 2000 में सलेंट गया, मियाँ बीबी दोनों थे। मैं दंतेवाड़ा जिला में सलेंट हुआ था, वहाँ से फिर कुछ दिन के बाद 1.5 साल लगभग जेल में थे मियाँ बीबी। तो छूटने के बाद हमको उस समय पुनर्वास नीति नहीं था, मध्य प्रदेश था, तो उसके बाद मैं 8 साल लगभग पार्टी छोड़ने के बाद भी व्यक्तिगत रूप से मैं संघर्ष किया हूँ कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत। तब मेरे को पुनर्वास नीति का अनुसार समझो जो भी हो, लेकिन शासन मेरे को एक रहने के लिए मकान दिया था, नगर निगम में नौकरी मिला, तो जमीन भी दे रही थी 5 एकड़। मैं बोला 5 एकड़ जमीन मत दीजिए, जो भी छोटा मोटा नौकरी दीजिए, मैं जी लूंगा। सरकार ने ध्यान दिया समर्पण के बाद? सरकार ध्यान बोलने से उस समय आंध्र प्रदेश में ज्यादा था, यहाँ तो नहीं था, लेकिन मेरे को लगता है, सरकार तो नहीं बोली थी, कि मेरे को लगता है कि ऐसी एक अच्छा नाम व्यक्ति को रखने से
आने वाले समय में कुछ उनको उपयोग होता है बोल के पार्टी मैंने सरकार सोच के मेरे को रखी थी। कि लेकिन मेरा उद्देश्य यही था कि मैं यहाँ सालाना होने के बाद भी केस खत्म होने के बाद आंध्रा जाने का था, मेरा मकसद था कि आंध्रा जाने के लिए एक भी सोचा कि मैं थोड़ा पार्टी में 5वीं तक तेलुगु पढ़ा हूँ, तो उसीलिए वहाँ जाऊँगा तो जल्दी सेट होने के लिए भी मेरे को मत, ऐसी बचपन से भी मैं तेलुगु बात करता हूँ। यहाँ मेरी हिंदी का प्रॉब्लम था, मैं अभी हिंदी से लगभग पढ़ने नहीं आता लेकिन बात कर लेता। ऐसी कुछ नहीं है, बस्तर की नहीं है, तो पहले आंध्रा में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी क्योंकि में बड़े, नेतृत्व जो है वो ज्यादातर तेलुगु दलम के जितने भी हैं वो कर रहे हैं। हाँ तेलुगु वाले बोलने से देख, पार्टी स्टार्टिंग हुआ था क्या पश्चिम बंगाल में चालू हुआ था। हाँ। पश्चिम बंगाल से श्रीकाकुलम आया था। हाँ। श्रीकाकुलम से तेलंगाना गया था। तो ऐसी होके इनका एक पार्टी का एक शुरुआत, माने इसका जन्म इसलिए पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ, वहाँ सार मजुमदार उसको चलाया था। उसके बाद वहाँ खत्म होते हुए श्रीकाकुलम में चालू हुआ, इसलिए श्रीकाकुलम चालू होने के कारण से अभी लंबाला केशव राव उसमें आकर्षित होके वो पढ़ाई छोड़ के इसमें आ गया। यहाँ खत्म होने के बाद तेलंगाना में स्टार्ट हुआ, वहाँ भी एक रैतंगा सायुध पोराटम बोल के एक हुआ राजा का खिलाफ। तो राजा के खिलाफ लड़ते समय सब आदिवासी लोग तीर धनुष लेके लड़के राजा को हरा दिया, उसी में इन लोग शामिल थे। तो मैंने पार्टी का मैं सोचता हूँ कि पश्चिम बंगाल, श्रीकाकुलम, तेलंगाना, अभी तेलंगाना खत्म होके अपन छत्तीसगढ़ में आया था। ऐसी पार्टी का एक रनिंग चल रहा है, चलने मूड में अभी इस सिचुएशन में अभी पार्टी है। आप नक्सली संगठन में कैसे जुड़े और माध्यम कौन था? मेरे को माध्यम बोलने से मैं उस समय गोपन्ना था। अच्छा। बासागुड़ा कमांडर है, गोपन्ना से मैं अच्छा संबंध था। तो कोंटा में राजन्ना का नाम से था। इन लोग दोनों दलम मिलते थे हमारे गांव में, इधर कोंटा से इन लोग आते थे, बासागुड़ा से इन लोग मिलके ना जारपल्ली में इन लोग मुलाकात होते थे। वहाँ 1 दिन 2 दिन मैंने रहते थे आगे पीछे होने के, तब से मैं ज़्यादा उनको परिचय था। तो मैं इसलिए बासागुड़ा में बढ़ते हुए कोंटा में चले गया था। तो मैं कोंटा जाने के पहले हैं राजन्ना गिरफ्तार हो गया था। राजन्ना गिरफ्तार होने के बाद रामन्ना था, रामन्ना मेरा असली बॉस है। मैं आज भी उसको मानता हूँ। मेरे छोटे 15 साल एज में गया था, तो मेरे को उनका साथ सुलाना, उनका साथ बिठाना, जो भी शिक्षा मैं उनसे ज़्यादा प्राप्त किया हूँ। अच्छा। मैं रामन्ना को आज भी मेरा आत्मा से मानता हूँ कि मेरा गुरु मानता हूँ। अच्छा। इतने साल आप नक्सली संगठन में थे, नक्सली संगठन के अंदर आपका अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव बोलने से क्या है, मैं खुद ही सीखने गया रहा, मेरा कितना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं सीखने में गया, सीख चुका हूँ। पार्टी में जो भी था मेरे को उस समय भरपूर समय मिला था, अभी का सिचुएशन नहीं था। उस समय क्या हमको पढ़ने में, लिखने में, सिखाने में बहुत भरपूर समय मिलता था। जब उस समय पुलिस का भी, सरकार का भी इतना ध्यान नहीं था, वो बहुत दूर दूर तक थाना रहते थे। थाना का सपोर्ट भी कई, अभी सीआरपी था, उस समय सीआरपी भी नहीं था, खाली थाना वाले थे, उन लोग भी गिने सुने रहते थे, कभी 10 कभी 15, कहीं कहीं 5 जन भी रहते थे। तो इसलिए क्या उस समय पार्टी को पढ़ने में, सीखने में, हर चीज में सुविधा भी था। और एक चीज क्या है कि उस समय लोग, वहाँ आदिवासी लोग नक्सलेट बोलने से ज्यादा डरते थे। वास्तव में लोग जंगल से खिट्टू, बंदूक, वर्दी पहन के आते थे, तो लोग एक घबराहट हो जाते थे, संघ में खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इन लोग बेचारा बहुत मेहनत किए थे कि हम कम्युनिस्ट लोग हैं, आप लोगों के प्रति आए थे, हम माँ बाप परिवार छोड़ के आए थे। उन लोग अपने हिसाब से जो पार्टी करानी थी वो बोलने लगे थे। बाद में धीरे धीरे संगठन निर्माण किए थे। संगठन जब स्टार्ट किया था तब से लोग धीरे धीरे माने दलम के पास आने लगा। पहले नहीं आते थे, पहले काली पटवार माने कोटवार गांव का पटेल, सरपंच नहीं थे उस समय, इन्हीं लोग ज्यादा आते, क्योंकि उस समय सरकार तरफ से भी कोई आने से नहीं, 2 जन जाके बैठते थे, पटेल और कोटवार। सरपंच तो है ही नहीं था, बाद में सरपंच का सिस्टम आया। तो उन्हीं का द्वारा होते होते फिर पार्टी ने निर्णय किया था, लेकिन इन लोग दोनों हमारे साथ रहेंगे, कभी पुलिस और हम लोग दोनों एक ही गांव में रहेंगे तो हमको खाना पीना कौन देगा। तो इसलिए उनको डिवाइड कर दिया, नहीं इनको नहीं रखना है। तो उनको समझाया कि आप लोग ऐसी कर रहे हो, आप सरकारी कर्मचारी से आप लोग देख रेख करना, हमारे लिए जवान लड़का लोग को संगठन में शामिल करने में आप लोग सहयोग होना चाहिए। तब एक संगठन निर्माण हुआ था, दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ। उसी में महिला लोग को जोड़ के रखे थे। उस समय महिला लोग को अलग रखने से भी गलत नजर से देखते थे, कि इसलिए क्या उसी में जोड़ के मैंने 3 जन जेंट्स 2 लेडीज को मिला के एक महिला संगठन तैयार होता था। ये संगठन निर्माण हुआ, तब से धीरे धीरे क्या हुआ, पार्टी का एक मकसद था कि ये संगठन बनाने से नहीं होगा ना, संगठन द्वारा कुछ काम करना है, लोकल समस्या पर लड़ना है, लेकिन हम संघर्ष करने आए ना। ठीक बोल रहे हैं। संघ तो बनाएगा, संघ बना क्या करना है, उसको मकसद क्या है, आगे कैसे करना है। तो इसलिए हम लोग को पार्टी ढूंढने लगे कि समस्या क्या है हमारा लोकल में, इन्हीं का द्वारा पूछने लगा था। तो इनका ग्रामीण में कई समस्या था, लेकिन वो समस्या का अपन अभी नहीं लेना, अभी लेंगे तो फिर लोगों को माने विश्वास टूट जाएगा।
तो नाराज हो जाएंगे बोल के इसको हटा के इसको किनारे रख के सरकार के खिलाफ कुछ लड़ने का मुद्दा उठाना। इसलिए पहला मुद्दा है तेंदुपत्ता का उठाया था। तेंदुपत्ता का बहुत कम रेट था उस समय। 3 लोग तेंदुपत्ता ठेकेदार को पकड़ के उनको टाइम दे के जंगल में बुला के 10-15 गांव वालों को मिला के रेट बढ़ाना है, उनका सामने बिठाना, ये सब देखने से थोड़ा सा लोगों में विश्वास बढ़ गया, हाँ हकीकत ही हमारे लिए काम करने आता है। ये भी है। और एक टन क्या, उस समय ग्रामीण खाना देते थे उन लोग, जो भी देने, पेज हो पसिया हो, जो भी देने से खाते थे ना, ऐसी उनको उनको प्रेम में फंस गए लोग, उनका जीवन का पूरा उसमें मिलट हो गया। बाद में उन लोग भी समझ लिया हाँ सही, देख बाहर वाले कुछ नहीं खाते, इसलिए उनका सामने कभी कभी तेंदुपत्ता ठेकेदार लोग को पेज पिला देते थे हम लोग जानबूझ के, माने जनता को दिखाने के लिए, देख ये कितने बड़े अमीर है, ये पेज नहीं पीता, देख हम पेज पी के जी रहा है, ये नहीं कर रहे। ऐसी लोग को हम सजा देने के लिए कि उन लोग भी बेचारा खाते थे, डर के भी खाते थे। क्या करें, मजबूरी तो पड़ता उनका। ऐसी होके ना लोगों का एक विश्वास जीतने में पार्टी बहुत मेहनत की थी, वो हुआ था। उसके बाद बालल संगम भी स्टार्ट हुआ था। बालल संगम का मकसद भी यही था कि बच्चे के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, नशा चीज उपयोग नहीं करना। आजकल बच्चे लोग क्या सब बीड़ी सिगरेट पीने का, नशा पदार्थ ज्यादा उपयोग करते हैं। ग्रामीण भी क्या कि छोटे छोटे बच्चे लोग को पेट दर्द के लिए क्या क्या कीड़ा मर जाता बोल के मंद भी पिलाते हैं। उनका एक माने सोच नहीं था, दवाई का सोच के दूसरा करते थे। इसका दूर करने के मकसद से बालल संगम रखना पड़ा। इसमें और एक पार्टी का उपयोग का चीज है कि आने वाले पीढ़ी के लिए पार्टी में भर्ती होने वाले इन्हीं लोग हैं। आज से इनको तैयार नहीं करेंगे तो आगे हमारा पीढ़ी कैसे रहेगा, पार्टी का एक मकसद था। और एक सोच था कि जब ये पुलिस यदि आएगा तो हमारे तक दलम तक सूचना पहुंचाने के लिए भी बालल संगम बहुत अच्छा काम किया था। बहुत तेजी से आते थे कि पुलिस बड़े लोग भग जाते थे तो उनको पीछे पीछे फोर्स आ जाते थे, अरे ये कहीं तो जा रहा है, दलम होगा, दलम को बताने इसलिए जा रहा है इन लोग, तो ऐसी करके दलम के पास फोर्स भी आ जाती थी। बच्चे लोग बच जाते तो इतना सीरियस नहीं लेते थे, क्योंकि बच्चे लोग डर के वजह भग रहा है इस टाइप का नजर देखते थे। मेन ये है बालल संगम रखने के कारण। ये कभी ऐसा लगा आपको कि जो 13 साल का जो कार्यकाल था जब आप संगठन में थे, कि ऐसा लगा कि किसके लिए लड़ रहे हैं? हाँ, किसके लिए लड़ने लगे यही तो ना, देख उन लोग बोले ना, देख हम गरीब के लिए आए थे, पूंजीपति लोग, देखिए इसलिए वो लोग बोले ना, ये जमीन हमारा है, झाड़ हमारा है, प्रकृति हमारा है, हमारा दादा दादी तक मर जाते थे, मरमटे भी यही है। बाहरी व्यक्ति फॉरेस्ट वाले आके मेरा जंगल है, जंगल नहीं काटना है, पेड़ नहीं काटना है, तेरे ऊपर जुर्माना लगाएगा, केस लगाएगा, तो ये चीज के लिए ज्यादा एक्सपोज किए थे। वो कौन होता है बाहरी व्यक्ति? बाहरी व्यक्ति आके कोई मेरा जमीन नहीं बोलता, मेरा जंगल नहीं बोलते, फिर हम कहाँ हैं? तो इसलिए उस समय एक टन गाना भी गया ना, ये गाँव हमारा, ये गली हमारी, ये बस्ती हम सरे, ये गाँव हम सरे, हल अपना चलाया, खेतों का जगाया, दिन रात जगा कर फसलों का उगाया, हे अपना बिना दान नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, तब ये इस टाइप का एक टन गाना है। माने फॉरेस्ट को भगाने के लिए ये गाना पैदा हुआ। आत्मसमर्पण का निर्णय आपने क्यों लिया था? आत्मसमर्पण का, मैं मेन बात पढ़ा लिखा नहीं था, मैं घर में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं पार्टी में जो 5वीं तक पढ़ा कि मैं एक दल सदस्य से लेकर मैं कमांडर पद तक बढ़ा हूँ, तो मेरा सीनियरिटी बढ़ रही है। पार्टी उसी समय ज़्यादा से पार्टी में लोकल वाले भर्ती होने लग गया, तो इसलिए मैं पार्टी को सहयोग नहीं पाया। मैंने मेरा शक्ति सामर्थ्य पार्टी के लोग पहुँच नहीं पाया था, मेरा कमी हुई। लेकिन सोच है, विचार है, लेकिन मैं जितना पार्टी के लिए सेवा करना था उतना नहीं कर पा रहे। आने वाले लोग के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं सामने एक आरडी टाइप का होगा ना, आदमी सीनियर हूँ, फिर नया कैडर पढ़े लिखे आ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, कुछ तो होगा मुश्किल, इसलिए बदलना पीछे। संगठन ने दबाव बनाया और शीर्ष नेतृत्व ने दबाव बनाया, वो कितना कोशिश करना तो कर लिया, तो पढ़ने के लिए भी मेरे बहुत कोशिश किए थे, लेकिन मैं कर नहीं पाया। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस और सरकार का रवैया आपके लिए कैसा था? लेकिन मेरे से कुछ नहीं हुआ, तो मैं काय के लिए झूठ बोलूंगा, मेरे का कुछ नहीं किया था। मेरे को एक मामूली आदमी टाइप का समझते थे, क्योंकि ये आम लोगों का सवाल भी है और साथ में शायद संगठन में भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको ये मन में सवाल उठता होगा कि आत्मसमर्पण तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार का, पुलिस का रवैया उनके प्रति कैसा होगा?
नहीं तो मैं पहला आदमी हूँ, इसी हाँ। कारण से मेरे से कुछ नहीं हुआ था। मैं हाँ। मेरा जीवन में एक सोच था कि अभी जो पुनर्वास नीति के लिए भी हाँ। मैं मध्य प्रदेश रहते हुए आके इसमें मैं एक भागीदारी हाँ। हूँ। हाँ। उधर नक्सलाइट में शुरुआत में लोकल आदमी का होकर नक्सली बनने में भी मैं हाँ। एक टन हूँ। मैं हाँ। मेरा जीवन में खुद व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ, मैं हम्म। 2 काम किया समाज के हम्म। प्रति। एक उधर नक्सलाइट पार्टी को बढ़ाने में, हम्म। इधर समाज में आके एक पुनर्वास नीति के लिए पुनर्वास नीति के लिए। दाने में मेरा योगदान है, मैं अपने मन से सोचता हूँ। आत्मसमर्पण के बाद परिवार समाज का रिस्पांस कैसा था आपके प्रति, उन्होंने कैसे स्वीकारा? रिस्पॉन्सिबल से देखे तो हमारा क्या होता है कि आंध्रा में क्या होता है कि बहुत मान मर्यादा मिलता है, हाँ। यहाँ नहीं मिलता है। काय हाँ। के लिए आंध्रा में टाउन से पार्टी, टाउन से इन लोग कैडर पढ़े लिखे होके ना पार्टी में रिक्रूटमेंट हुआ ना, इसलिए इनको ज्यादा मान्यता है। यहाँ क्या होता है, शहर से कोई लेना देना नहीं, जंगल से है, इसलिए ना यहाँ थोड़ा सा दूसरा नजर से देखते हैं। उसके बाद भी तो मेरे को ऐसी व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी कि नहीं, एक छोटे दिल से नहीं देखते, उनका मन में अलग बात होगा। मेरे साथ स्टेप पे कोई नहीं किए थे। आम लोगों का एक सवाल है कि जैसे जो फोर्स जो है अंदर जाती है ऑपरेशन में, कई बार अंदर में नेटवर्क नहीं होता है, ना टेक्नोलॉजी होता है। माओवादियों का नेटवर्क इतना तेज कैसे होता है? तेज होने के लिए वही माओवादियों का नेटवर्क इतना तेज कैसे होता है? तेज होने के लिए वही कारण है ना, अभी बताया देखा, हमारे पास महिला संगम है, डीएके हाँ। में है, बालल संगम है, हाँ। हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क ही है। हाँ। तो ये नेटवर्क का मतलब ये है कि खाली एक पार्टी को नहीं है ना, उनका वो ग्रामीण वालों को तकलीफ होता है। हाँ। इसलिए नेटवर्क ऐसी रहता है। देखो कई जगह में क्या होती है, ग्रामीण को भी डर जाते हैं, दोनों पक्ष देखना है। हाँ। मान के चलो अभी जिस गांव में रहते समय फायरिंग हो जाता है तो फिर मुखबिर के नाम से किसी ना किसी को गांव में ग्रामीण को तो मारना है। हाँ। यदि पुलिस भी आएगा, पुलिस भी पकड़ के ले, दोनों पक्ष तो मार खाना पड़ेगा। हाँ। इसलिए क्या उन लोग वो अपना जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। मतलब लेकिन लोकल। खास करके क्या करते हैं कि पुलिस को नहीं बताना चाहते हैं, काहे के लिए पुलिस बड़ी संख्या में आते हैं तो इनको नहीं बताना। इन लोग कम संख्या में रहते हैं, इनको बताने से ऑटोमेटिक इन लोग निकल जाएंगे, तो फायरिंग से बच जाएंगे, हम भी सुरक्षित रहे। ऐसी उनका सोच है, नेटवर्क का नहीं है। वो अपना आत्मरक्षण के लिए करते हैं लोग, वो अपने प्यार से नहीं है, कुछ नहीं है, डर के भाई हमारा गांव में कोई मुठभेड़ ना हो, समस्या उत्पन्न ना हो, कल का दिन दोनों पक्ष का फिर हमको तकलीफ उठा, जो खाना खिलाया बचाया सब किया, कोई सजा हुई है। ऐसी हर गांव में, एक गांव में नहीं, उनका जिम्मेदार होता है, उनका जिम्मेदार होता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं एक टन एलड मड़गू बोल के एक कोंटा में एरिया, कोंटा एरिया में एलड मड़गू गाँव है, वो गांव में मैं स्वयं था। अच्छा। कि गांव के अंदर पुलिस लोग थे, हम जंगल में थे, खाना बनाना था गांव के अंदर, तो पुलिस को भी खाना बनाना, हमको भी बनाना है। हम लोग 2 घंटा रुकना पड़ा, उनको भी रुकना, हमको भी रुकना। खाना तो नहीं खाया तो हम जा नहीं सकते, तो उनको भी खाना बना, हमारा बनाने से वो पार्ट उन्हीं लोग देख, ग्रामीण किस टाइप का निर्णय लेके उनको इधर आने नहीं दिया, हमको उधर नहीं जाने दिया, हमारे लिए सेंट्री अलग रखे। मतलब एक ही जगह में पुलिस भी थी और नक्सली भी थे? अच्छा, एक ही गांव में ये खाना कौन से दोनों साल तरफ की बात है? ये मैं जब पहले गया था उस समय, अच्छा। 88 आसपास। अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ था? दोनों पक्ष वाले देख, सेंट्री आधा हमारा तरफ है, आधा तरफ पुलिस की तरफ, ऐसी रह के हम लोग दोनों पक्ष को बचाए। बाद में हमको पता चल गया कि बाद में बोला भैया तो आप लोग इधर चले जाए, पुलिस लोग है। हाँ, पुलिस को पता है, पुलिस के बारे में हमको सूचना मिला, लेकिन हमारा बारे में पुलिस को नहीं पता। तो ऐसी होता है। ग्रामीणों में उस समय डर का माहौल रहा होगा कि दोनों के बीच में कुछ हो जाएगा तो ये परेशानी। इसलिए मैं बता ना, खुफिया तंत्र का मतलब उन लोग अपना जान बचाना चाहते, कोई झंझट में पड़ना नहीं चाहते। खाना खिलाने वाले हमें, मार खाना हमारा, सेवा करना अपना भावना ना, ये भावना। तो मैं स्वयं था पार्टी में, मैं स्वयं देखा वाला चीज है। ऐसी कई जगह भी हुआ था, नुलकतोंग में भी हुआ था इस बार। उस समय भी मैं आपको उदाहरण बता, नुलकतोंग में भी आया होते, पहले पुलिस लोग आके ग्राम में थे, तो हम लोग दूसरा गांव से आ रहे थे, पानी गिरा खूब, पानी गिरने के बाद नदी में पानी जाने लगा। हम लोग बड़ा मुश्किल में तो नदी तो पार कर लिए, लेकिन जैसे हम नदी पार करने के बाद एक आदमी देखा, भैया नहीं पुलिस लोग आएगा, फिर रिटर्न नदी पार करना हमको तकलीफ हो गया, बहुत मुश्किल में नदी पार करके गए। लास्ट में बच गया मैं अकेला, क्षेत्रीय था मैं। तो मेरे को एक जन को आके फिर मेरे को बंदूक वगैरह खींच के चिल्ड्रंस में ले जाके उसी पुलिस को बगल में ले जाके छुपा के मैं दूसरा दिन रात को भेज दिया। अच्छा। रात को 4 बजे रात को मेरे को उठा के ले जाके फिर पार्टी में मिला दिया। अच्छा। ऐसी करते ग्रामीण।
इसलिए ना मैं ग्रामीण को कुछ होता है तो मैं अभी भी दुखी होता हूँ, हाँ, भले पुलिस तरफ से भी हो नक्सली तरफ से हो, हाँ। लेकिन मैं अभी भी दुखी होता हूँ। ग्रामीण को कोई मारने से ना नाराज महसूस करता हूँ। नक्सलियों के पास पैसा और हथियार आने का सोर्सेस क्या होता है? क्योंकि ये आम लोगों का सवाल है। हालांकि सुरक्षा इंटेलिजेंस जो है समय समय पर इसका पता लगाती है और कार्रवाई भी करती है। आम लोगों के मन में भी सवाल होता है कि क्या रिसोर्सेस होते हैं उनके। आम लोग को बोलने से देखिए, टाउन वालों को पता नहीं है, हम्म। ग्रामीण को तो ऑलरेडी मालूम हाँ, है। टाउन वालों को ही जानना टाउन है। वालों को मालूम नहीं है, कि ग्रामीण को थोड़ा मालूम हम्म। है, उन लोग जानते हैं सब कुछ। तो मेन बात है, उस समय तेंदुपत्ता वाले थे, रोड ठेकेदार भी था, मैं जब था हाँ, हाँ। तेंदु ठेकेदार है, और रोड ठेकेदार था, पुलिया बनाते थे, बांस वाले था, फॉरेस्ट वाले भी देते थे। हम्म। हमारे पास 3 सोर्सेस थे उस समय। फॉरेस्ट वाले भी थे। हाँ, फॉरेस्ट भैया उस समय जंगल हाँ, उस काटते थे समय ना, बांस की कटाई होती थी तो। बांस का कटाई होता है, लकड़ी भी कटाता है, वो हम्म। कटाई होती है ना, हम्म। दोनों कटते थे, हम्म। बांस भी कटता था, लकड़ी भी कटते थे। हम्म। तो वो मजबूरी पड़ता था ना, यदि वो नहीं देगा ट्रक वालों को पकड़ते हम लोग। हाँ। चले कोई तो ठेकेदार होगा ना, तब हम्म। भले फॉरेस्ट कटवाई है, लेकिन रवाना करना है तो ठेकेदार कोई तो हम्म। कोई, इसलिए ट्रक वालों से लेते थे हम्म। पैसा। उस समय हिसाब होने से उपयोग करने हम नहीं जानते थे, लेकिन उस समय बहुत भरपूर पैसा था। तेंदुपत्ता से सबसे ज्यादा पैसा आता था, ऐसा सुना मैंने। हाँ, मैंने खाली पैसा नहीं लेते थे, हाँ, खाली पैसा लेके हम उपयोग करना क्या है, हाँ। इसलिए हम लोग कपड़ा मंगवाते थे, सामान भी। दवाई मंगवाते थे, हाँ, जूता मंगवाते थे, हाँ, जो आरसी जरूरत पड़ेगा हाँ, ये मैंने दूसरा दलम के लिए भी है। हाँ, यदि वहाँ सोर्सेस नहीं है तो यहाँ से सप्लाई करना हाँ। ना, मतलब एक दूसरे से लेना देना करना पड़ेगा। तो वैसी था। यदि उसके बाद फिर तेंदुपत्ता वाला सरकार बंद कर दिया, रोड तो खुद ही पार्टी वाले बंद करवाया, बंद करवा दिए। अब फॉरेस्ट वालों को खुद ही पार्टी बनवा रहे हैं। माध्यम कुछ बंद हो गया। रोड रोको, तालाब बनाओ का सिस्टम बनाया था, हम्म। हैं? हम्म। जंगल को बचाओ, पूंजीपति को भगाओ। हम्म। तो नुकसान लेकिन वास्तव में पार्टी को उसी समय हुआ था, संगठन को वहीं से नुकसान हुआ। संगठन को नुकसान हो, लेकिन हम्म। उस समय भी सरकार गलत प्रसार किए थे, हम्म। लेकिन नहीं करना था। लेकिन यदि ऐसी लालच यदि रही था, हम्म। पैसा भरपूर कमा सकता, अभी भी कमा सकता। हम्म। ठेकेदार को रोड बनाने देगा तो अपना किसी ना किसी माध्यम में उनको पैसा मिल जाता है, ऐसी हम्म। कुछ बात नहीं। हम्म। बाद में ये सब बंद होने के बाद ग्रामीण लेवल में ट्रैक्टर लिया वाला, 4 चक्का गाड़ी का, 2 चक्का हम्म। गाड़ी का, इनको एक नियम बनाए थे, हम्म। साल में इतना परसेंट हम्म। देना है। हम्म। अब जितना कमाते साल में, हमको इतना परसेंट देना है। हम्म। यदि पैसा देगा तो ठीक है, पैसा नहीं देगा तो और दूसरा। हम्म। मैंने खाली पैसा की नहीं है, हम्म। वो जो भी किसी भी रूप से दे, भले जूता दे, चप्पल दे, दवाई दे, चावल दे, राशन दे, जो भी दे, हम्म। लेकिन वो पैसा का मूल्य हम्म। कितना है उस हिसाब से देना है। हम्म। एक टारगेट बना है। हम्म। यदि शासकीय कर्मचारी कोई है, हम्म। 10% देना है। यदि हमारा क्षेत्र में यदि काम करेगा तो 10%। देना है, अच्छा। क्योंकि सरकार मैंने ये सरकार टैक्स लेती है, हम्म। तो हम लेने में कौन सा गलत है? हम्म। हम जनता के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, माँ हम्म। बाप सब क्या है ना। हम्म। सरकार पास भरपूर सब कुछ रहते हुए हम्म। वो टैक्स ले रही टैक्स ले रही है। तो हम लेने में कौन सा, आप लोग देख ही रहा है। हम्म। लेकिन इस टाइप का उनको समझाते थे। तो ये टैक्स का जो पैसा आता था उसका इस्तेमाल आम पब्लिक के ऊपर कैसे होता था या नहीं होता था, या सिर्फ संगठन को मजबूत करने नहीं में? नहीं, ये आम पब्लिक के लिए नहीं, नहीं होता था। आम पब्लिक मतलब वो सिर्फ संगठन के निर्माण में ही खर्च होता था। हाँ, खाली अच्छा। पार्टी के लिए, उसको बंदूक, हाँ, बारूद, कारतूस, जो भी चीज के लिए, हाँ, प्रसार के लिए, हाँ, मतलब किताब पेन वगैरह हाँ, चाहिए हाँ। ना, इसीलिए करते हैं। और हथियार के सोर्सेस क्या होते थे? हथियार का मेरे को जानकारी अभी भी हुई है, हाँ, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, तो पहले सोर्सेस था, दुश्मन के ऊपर हमला करके बंदूक से तो हाँ, पुलिस का ऊपर बोलते थे, हाँ। लेकिन वो पुलिस के ऊपर करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी होना है ना, कैपेसिटी होना है। भाई वो सामने वाला दमदार है, हम करना है। हम्म। लेकिन उसी का भरोसा मत रहा, लेकिन पहले मकसद उन्हीं का है, हम्म। लेकिन हम्म। इतना ताकतवर नहीं है तो हम उसी का भरोसा भी नहीं रहे। हम्म। लेकिन खरीदना सिस्टम था उस समय। किन राज्यों से आते थे? श्रीलंका से, कहाँ से, वो तो बड़े, अच्छा, श्रीलंका से भी आते थे। हाँ, उस समय एलटीटी वाले का अच्छा संबंध था। हाँ। लेकिन वो केंद्र कमेटी देखती है वो, लिट्टे लिट्टे भी हथियार सप्लाई करती थी। नहीं वो केंद्र कमेटी का, वो हथियार का मामला सेंट्रल ना, कमेटी। हाँ, हाँ। ये हथियार का मामला में केंद्र कमेटी का हम्म। जिम्मेदार, क्या के लिए उनसे मिलना पड़ता है ना, खाली हथियार करना नहीं है उनको, हम्म। समझ, तो ऐसे ही होता है। ये था वो। हम्म। और एक खुद का फैक्ट्री है, हम्म। हाथ से बनाने का, 3 सोर्सेस हाँ, है अभी भी, अब तो अभी भी वही जितने चल भी। रहा है, हाँ। अभी भी वही सेम टू वही है, इसमें कभी बदलाव नहीं होगा ना, कुछ होने वाला है। श्रीलंका के अलावा किन राज्यों से आते थे? मेरे को जानकारी उस समय श्रीलंका से ज्यादा था, अच्छा, अच्छा। लेकिन मेरे को भी अंदाजा आतंकवादी लोग से भी कभी कभी संबंध रहता था। अच्छा, हर बार ये सवाल आता है कि नक्सलवाद और आतंकवाद का कोई संपर्क है क्या? क्योंकि अभी अभी तुर्की आतंकी संगठन जो है, उन्होंने भी बसवराजू को लेकर एक वीडियो जारी कर श्रद्धांजलि दिया था।
तो उसके बाद एक सवाल फिर उठने लगे कि आतंकवाद और नक्सलवाद का क्या कनेक्शन। आतंकवाद नक्सलवाद का अलग अलग है, विचारधारा अलग है, उनका हाँ, सोच अलग है। हाँ, लेकिन लेकिन किसी तरह का सहयोग। सहयोग मत, इसीलिए बता रहे ना, मैंने इनका विचारधारा अलग है, सोच अलग है। हाँ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा क्या बोलती है कि हमको जहां सोर्सेस है हाँ, वहां से हम लेना है, लेकिन फ्रेंडशिप बनाना पड़ेगा। हाँ, तो उनको ये समझाते, देख तेरा दुश्मनी कौन है? सरकार। सरकार, मेरा दुश्मनी कौन हो? सरकार। सरकार। विचार तेरा अलग होगा, हम लेन देन में संबंध रखने से क्या होता है, इस टाइप का कम्युनिस्ट हाँ, पार्टी का विचारधारा रहती है। अच्छा, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी हर जगह घुस जाती है, हाँ, लेकिन उनका विचारधारा को अपनाती नहीं, हमको जरूरत के अनुसार उनसे अच्छा, संपर्क रखती है। लेकिन उनका विचार हमारा विचारधारा में भेदभाव है, और उसको विरोध भी करते हैं, लेकिन लेने देने में संपर्क रखते हैं। हथियार की सप्लाई आतंकी संगठन से भी हुई थी। हाँ, जो भी है, लेकिन इसलिए बताना ना, ये खाली फ्रेंडशिप बनाते हैं, विचारधारा अलग है। नक्सली संगठन से सरकार के बीच जो शांति वार्ता को लेकर बातें आ रही है, क्या समझौता और बातचीत हो सकता है, संभव होगा, और अगर है तो कैसे? संभाव बोलने से देख, अपन दो तरफ दो ही शब्द देखना पड़ेगा ना। सरकार पहले ने बोले थे, भूपेश बघेल रहते समय भी बोले थे, मेरे से भी एक बार बात हुआ था कि चर्चा करेंगे, तो सब लोग उस समय कोई चर्चा करने की तैयारी नहीं था। डिमांड कभी भी नहीं होता है, अभी भी हो, अभी आने वाले समय भी कभी भी चर्चा भी करेंगे ना, इनका विचारधारा उनका विचारधारा में अंतर है, तो समझौता नहीं होगा। लेकिन एक एक चीज को हम याद रखना है कि समाज में भी जानकारी होना है, किसका विचारधारा में क्या है, कौन क्या डिमांड रखा है, वो समाज के लिए उचित है कि नहीं, समाज के लिए ही, देश के लिए, अपन के लिए क्या, वो समाज जानने के लिए चर्चा करना बहुत जरूरी है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन वो डिमांड पूरा करेंगे नहीं करेंगे, वो अपना अपना विचारधारा। सरकार बोलती है कि बंदूक छोड़ के आओ, सरकार, वो लोग नक्सली बोलते हैं हम बंदूक छोड़ेंगे नहीं, तो ये दोनों के बीच में कभी मेल भाव जमता नहीं। लेकिन एक ही बात है, सरकार हो नक्सलेट हो, समाज को जानने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज जानने के लिए भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। उनका सोच क्या है, इन लोग क्या डिमांड रखते हैं, उन लोग क्या डिमांड, समाज भी अध्ययन करना है ना भाई। नक्सलेट भी जनता के लिए लड़ रहा बोलता है, सरकार भी बोलते है जनता के लिए क्या करना। प्रश्न देख, वो भी बोलता है मैं जनता के लिए मारूंगा, ये भी बोलता है मैं जनता के लिए विकास करूंगा, दोनों जनता का नाम ले रहा है, लेकिन तुम दोनों को विचारधारा क्या बता, हमको भी जानना है ना, आपका मेरे जैसे लोग भी जानना है भाई, नहीं तो हम भी अभी हम समाज में रह रहे, हमको भी जानना जरूरी है। तो देख, दोनों बोल रहा है, वो भी गरीब का नाम लेता है, ये भी गरीब का नाम लेता है। अब फिर भेदभाव कहाँ है, समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? वो समस्या का ढूंढना हमारा, ढूंढने नहीं, पूछना हमारा अधिकार है, तो इसीलिए चर्चा करना जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। तो संभव लग रहा है कि समझौता हो सकता है, या फिर बंदूक के तरीके से ही नक्सलवाद समाप्त होगा? वो तो सरकार सोच रही है, लेकिन बंदूक द्वारा कभी समस्या परिष्कार नहीं होती है ना। वो तो नक्सलाइट भी चाहते हैं, वो अभी आत्मरक्षण के लिए बंदूक पकड़े थे, बंदूक द्वारा ना समाज में कभी ना क्रांति आया, ना कोई देश में कोई नाम नहीं। बड़े बड़े युद्ध भी होता है ना, युद्ध में भी लास्ट में इधर घूम फिर के शांति वार्ता होना ही जरूरी है। युद्ध होता है शुरुआत में, वो बाद में शांति वार्ता में आके वो तब्दील हो जाता है कि रुक जाता है। अभी पाकिस्तान के लिए हम कितने सुने थे, पूरा देश एक तरफा हो गया, मोदी जी अपने तरफ से राजीनामा हो गया, तो उसी में हुआ ना शांति। कहीं भी बंदूक से, मतलब आपका कहना है कि बंदूक से नक्सली मरेगा, नक्सलवाद नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। तो क्या ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिससे नक्सली संगठन से शांति वार्ता संभव हो पाएगी? शांति वार्ता के लिए भी नक्सलवाद बोल रहे हैं ना, नक्सलवादी अकेले नहीं है, समाज सेवी लोग बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं, अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि वो लोग भी शांति चाहते हैं ना। देश में कोई नहीं मरना ना, देख हम भी इसी देश का है, हम भी इसी। लेकिन क्या गृह मंत्री का कहना तो ये है कि बाहर के लोग क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? कल जवान जब शहीद होते थे तब वो लोग नहीं बोलते थे, कभी नहीं आए, आज वो लोग आ रहे हैं। विजय शर्मा का कहना ये है कि स्थानीय आदिवासी जो यहाँ बस्तर का है वो आए, वो बातचीत का प्रस्ताव रखे, तब बातचीत का को आगे बढ़ाया जाएगा। बाहर के किसी दलम को नहीं लाना चाहते, या किसी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक रोटी सेकने नहीं देना चाहते। नहीं, वो तो गलत है। क्या ऐसे उपाय कैसे निकलेगा फिर? वो गलत है ना, वो ऐसी नहीं है ना। पहले आपका विचार देता, आप पहले जो स्टेटमेंट दिया था उस विचार पर चलना ना। जब ये सामने वाला शांति वार्ता के लिए आने के बाद आप फिर घुमाएगा तो बात गलत होगा ना। आप जो पहले बोले ना इस बात पर खड़े होकर बोलना है, बात करना ना। अभी बाहरी कौन है? भारत देश का है ना, पाकिस्तान वाला तो नहीं है ना। तो अभी समाज यही पूछ रहे हैं ना, वो भी भारत देश का है, यहाँ का नागरिक है, समस्या हमारा देश का है, बाहरी देश का नहीं है। बाहरी देश से आता तो हम पूछ सकते भाई तू कौन होता है, भाई स्टेट अपना है, भारत देश ना, उसको बोलने में हमारा अधिकार है, उसमें क्या।
तो ये थे बदरन्ना, जिन्हें आपने सुना। इनका अपना नक्सलवाद संगठन में 13 साल का अनुभव है और इन्होंने इन 13 साल में नक्सलवाद को जाना, बस्तर में चल रही लड़ाई को जाना और बस्तर में नक्सलवाद का सिद्धांत क्या था, जल जंगल जमीन की लड़ाई की परिभाषा क्या थी, इसके बारे में बताया। उम्मीद है कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनके जवाब भी हम ढूंढेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।